सुप्रभात बॉयज एंड गर्ल्स। प्रीसा आईएएस कोचिंग करोल बाग नई दिल्ली की ओर से आपका स्वागत है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। और वो हमारे साथ चलिए बीपीएससी टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में आज पुनः मैं आपके बीच मुखातिब हूँ। अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी प्रत्याशा, अपनी चाहत को मूर्त रूप देने के लिए आप प्रीसा आईएएस के साथ चलें, क्योंकि प्रीसा आईएएस कोचिंग शर्तिया सिलेक्शन की गारंटी लेती है कि हमारे टेस्ट सीरीज में से और हमारे मेंस में क्वेश्चंस जो है 1/3 और 2/3 जरूर आएंगे। ऐसा हमारा कमिटमेंट रहे। बीपीएससी का प्रिलिमिनरी संडे को होने जा रहा है, उसी श्रृंखला में आपको टेस्ट सीरीज से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। नया जीवन, नई तरंग, नई इच्छाएं, नई मनोकामनाएं आप सफलीभूत हों, आप अपनी मंजिल को पाएं, आपका चयन जरूर हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। और ये अपेक्षा है कि प्रीसा आईएएस के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करिए और अंतिम सफलता तक की गारंटी के साथ तैयारी करिए। क्योंकि तैयारी कैसे की जाती है, क्या की जाती है, वो तरीका, वो हुनर, वो कला हम बताते हैं। अन्यथा बाज़ार में तो तमाम पाठ्य सामग्री और कोचिंग उपलब्ध है जो आपको कंफ्यूज करती है, क्योंकि इतना ज़्यादा मटेरियल है कि आप उस समुद्र से मोती ढूंढते ढूंढते थक जाइएगा, तब भी जो है वो कन्फ्यूजन, क्रॉस कन्फ्यूजन आपको बना रहेगा। इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करिए। प्रीसा आईएएस का ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से। और जो लोग यूट्यूब पे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो हमें सब्सक्राइब कर दें। तमाम हजारों सब्सक्राइबर हैं और साथ में 80% हमारे व्यूवर्स जो हैं वो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो उनको सब्सक्राइब कर दें। उनका कोई पैसा तो उसमें कटना नहीं है, हमारी क्रेडिट बढ़ती चली जाएगी, ये हमारा रिक्वेस्ट है। सीधे टेस्ट सीरीज पे आते हैं। टेस्ट सीरीज के क्रम में पीछे हम लोग 35वां सवाल तक पहुंचे थे। 36 क्वेश्चंस है कि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, रेफरेंडम एवं सेफोलॉजी के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। एग्जिट पोल आप जानते हैं, कल हम आप बता चुके हैं। ओपिनियन पोल भी आपको मालूम है। रेफरेंडम जनमत संग्रह, और सेफोलॉजी जो चुनावी सर्वेक्षण, चुनावी भविष्यवाणी जो ये सब की जाती है उसको सेफोलॉजी बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि यह सभी चुनावी सर्वेक्षण या मत संग्रह की एक विधि है। बिल्कुल सही बात है। न्यायालय ने चुनाव पूर्व ओपिनियन पोल को प्रतिबंधित कर दिया। ये देखिए, थोड़ा ट्विस्टिंग स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन इसको प्रतिबंधित करने के पीछे उद्देश्य क्या था। ओपिनियन पोल के थ्रू मीडिया वाले एक तरीके से किसी पार्टी विशेष के सपोर्ट में, समर्थन में एक मुहिम छेड़ देते थे। ऐसा माहौल पैदा कर देते थे आर्टिफिशियल, कि लगता था कि एक्स पार्टी ही जीतने जा रही है। अब ओपिनियन पोल की जेन्युइनिटी कितनी है ये तो कोई देखता नहीं है, उसका डाटा एनालिसिस कोई करता नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ओपिनियन पोल प्रतिबंधित करो, क्योंकि इसकी जो है साइंटिफिकनेस, वैज्ञानिकता पे शक है कि क्यों कोई मीडिया हाउस क्यों नहीं किसी एक पार्टी के समर्थन में दिखा सकती है कि 100 में से 60% लोग इसको वोट देने जा रहे हैं। तो 60% के बाद जो 61% है वो उसके प्रभाव में आके अपना इंक्लाइनेशन बदल सकता है, माइंड बदल सकता है कि अरे यार एक्स पार्टी जीत रही है तो उसी को वोट हम भी दे दें। ऐसा सर्वेक्षण में दिखाया जा रहा है। तो इसीलिए न्यायालय ने इसको
चुनाव से पहले जो ओपिनियन पोल कराया जाता था प्रतिबंधित कर दिया। ये बात सही है। भारत के संविधान में कोई विशिष्ट उपबंध रेफरेंडम के बारे में नहीं है कि यह किया जाए या नहीं किया जाए। अब देखिए, जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है रेफरेंडम का? रेफरेंडम का मतलब ही होता है कि किसी विषय पर वहाँ के नागरिकों की राय लेना कि वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, और उस पर एक क्वेश्चनेयर प्रश्नावली दे दी जाती है और उस पर वो अपना विचार प्रकट करते हैं। तो जनमत संग्रह कराने में बड़ा रिस्क भी रहता है। जैसे कभी जम्मू कश्मीर के बारे में होता था, जनमत संग्रह कराया जाए, तो रिस्क क्या है? अगर 50% से ज़्यादा लोगों ने उस विषय पे कह दिया कि ये हमें ये चाहिए, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। और 50% से कम लोगों ने कहा तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। जो आधे से ज़्यादा लोग कह देंगे, उसको मानना सरकार के लिए मजबूरी हो जाएगी। तो ये बड़ी समस्या थी, इसीलिए कभी जनमत संग्रह वहाँ हुआ नहीं जम्मू कश्मीर में, और होना भी नहीं चाहिए था, वो तो अलग चीज़ है। रेफरेंडम का मतलब क्या है, ये आप समझ गए कि लोगों की राय लेना लिखित में कि आप क्या चाहते हैं किसी विषय पे। तो संविधान में इसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। ना संविधान ये कहता है कि कराओ, संविधान ये भी नहीं कहता है कि मत कराओ। ये टोटल जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राजनीतिक कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद का काम है कि वो इसको कराए या ना कराए, ये उसका अपना प्रीरोगेटिव है। लेकिन संविधान में कोई प्रोविजन इसके बारे में नहीं है। डी कह रहा है कि ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी सही है, तो इसका आंसर डी होगा, सभी सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, लोक जन प्रतिनिधि अधिनियम, इसके बारे में आप विचार करें। ये बड़ा बर्निंग टॉपिक है और ये आएगा पक्का। ये आप लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन छप चुका है बीपीएससी में, ऐसा मुझे इंट्यूशन हो रहा है। क्योंकि ये पब्लिक पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है सबसे ज़्यादा नेता और पार्टियों को समेटता है अपने आप में कि क्या आप करेंगे और क्या नहीं करेंगे, चुनाव कौन लड़ेगा, चुनाव कौन नहीं लड़ेगा, क्या रूल है, रेगुलेशन है। और ये सब चीज़ें जो है तमाम चेंजेज हुए हैं हाल के वर्षों में, पिछले 10-20 सालों में, 5-10 सालों में। तो पहला कह रहा है कि एक व्यक्ति जो 2 साल से अधिक जेल की सज़ा प्राप्त किया है, वह जेल से छूटने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ेगा। अब सोचिए कि 2 साल से अधिक, अगर 2 साल से कम है सजा तो ये उस पर लागू नहीं होगा, चुनाव लड़ लेगा। लेकिन 2 साल से ज़्यादा अगर है, सजा प्राप्त करके आया है, तो अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेगा। यानी कि 2 साल के बाद आया और अगले महीने चुनाव है तो खड़ा हो गया, तो ज़िंदगी बर्बाद है। 2 साल जेल काटा प्लस 6 साल कूलिंग ऑफ पीरियड हो गया, तो टोटल 8 साल हो गया ना। एक आदमी की ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी 8 साल बाद, तो उसको कोई पहचानेगा नहीं कि कौन एमपी एमएलए थे ये। तो ये सबसे बड़ी बात जो है, जेल की सज़ा कितना होना चाहिए, 2 वर्ष से अधिक होना चाहिए, प्लस जब छूट के आएगा तो 6 साल तक, तो मतलब 2 + 6 8 साल। अगर वो 2022 में गया था तो 2030 तक उसकी छुट्टी हो गई बेचारे की, चुनाव नहीं लड़ेगा। ये चेंजेज हुए हैं पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में। बी कह रहा है कि एक पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए वैध मतों का, वैध मत मतलब जो वैलिड है, वैलिड और इनवैलिड किस ग्राउंड पे होंगे, जो आपको मालूम है। अगर किसी ने गलत तरीके से उसमें निशान लगा दिया, उसके पक्ष में वोट तो दिया लेकिन कहीं पे स्याही गिर गया, कहीं पे 2 जगह टिक कर दिया, ये सब चीज़ें। तो वैध मतों का 6% मत राज्य विधानसभा के 4 राज्यों में, या 6% मत राज्य विधानसभा के 4 राज्यों में उसको 6% वोट जो है मिला हो, जो भी वैध मत उसका वोट कास्ट हुआ हो, मान लीजिए 100 वोट है तो उसमें 6% माने 6 वोट उसको वैध होना चाहिए। कितने जगह? 4 जगह, 4 स्टेट में, तब उसको जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है। या अगर 6% नहीं है,
4 राज्यों में, तो न्यूनतम 2% सीटें लोकसभा की न्यूनतम 3 राज्यों में। ये बड़ा देखिए, बड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। क्लियर है? 6% वोट 4 राज्यों में मिला हो विधानसभा के, या 2% सीट, समझ रहे हैं, ये सीट की बात कह रहा है। टोटल सीट कितनी है? 543 +2 एंग्लो इंडियन, 545 का 2% कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 11 मोटा मोटी है, यही होगा ना। तो 11 जो है सीटें उसको जो है 3 राज्यों में मिला के प्राप्त करना होगा, न्यूनतम 3 राज्यों में। तीनों राज्य में 11-11 नहीं, बल्कि 11 सीट पूरे देश से के राज्यों से उसको मिला हो 11। लेकिन वो 11 जो है सिर्फ एक ही राज्य से नहीं होना चाहिए कि पता चला यूपी से ले लिया 11, नहीं। ये 11 जो है 3 अलग अलग राज्यों को मिला के होना चाहिए। ये हो सकता है कि यहाँ से 8, यहाँ से 2, यहाँ से 1, ऐसे हो सकता है, या ये 9, 1, 1 भी हो सकता है। तो टोटल 3 राज्यों से मिला करके लोकसभा की 2% सीटें प्राप्त हो, या वैध मतों का 6% मत, वोट, सीट नहीं, ध्यान देना, ये 6% मत कह रहा है, वोट। चुनाव में एमएलए की सीट एक भी जीती कि नहीं जीती ये नहीं कह रहा है, इसको दोबारा आप ठीक से समझिए। ये तो क्लियर हो गया, 2 + 6 घुमा के दे देगा कि कितने साल, तो लिख देगा 8 साल, तो आप कंफ्यूज मत होना। आप कहेंगे साहब 2 साल ही तो था, नहीं। तो ये जो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए 6% मत, ये मत है राज्य विधानसभा के 4 राज्यों, या तो ये हो पहली शर्त, या दूसरी शर्त क्या है कि 2% सीटें, मतलब 11 सीट लोकसभा की न्यूनतम 3 राज्यों में, है ना। क्लियर है? तो ये भी सही है, बी भी सही है। तीसरे पे आइए, एक पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा पाने के लिए न्यूनतम 6% मतों का उसी राज्य विधानसभा की 3% सीटें जीते। ये राज्य स्तरीय दल का दर्जा स्टेट लेवल का पाने के लिए उसको ये है, तो ये है स्टेट लेवल के लिए, और वो बी है राष्ट्रीय, दोनों में फर्क है। तो कहते हैं ना कि फलाना पार्टी नेशनल पार्टी है, दूसरा कहते हैं ये क्षेत्रीय पार्टी है। तो राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो भाई आपको जो है 4 स्टेट में या तो 6% मत ले आइए, या 3 स्टेट में 11 लोकसभा की सीटें मिला के आएंगी, तब मिलेगा आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा। ये कह रहा है राज्य स्तरीय दल का दर्जा, स्टेट लेवल, क्षेत्रीय पार्टी न्यूनतम 6% वैध मतों का उस राज्य की विधानसभा की 3% सीटें जीते। 6% वैध मत का उस राज्य की विधानसभा के 3, जितनी भी सीट है उसका 3% जीते, और 6% वैध मत भी ले। खाली वैध मत ले लेने से नहीं होगा, उसको सीट भी जीतनी पड़ेगी, दोनों कंडीशन है। 3% सीट भी जीत गई, वोट परसेंटेज 6 से कम है तब भी नहीं होगा। तो ये सभी सही है। आगे चलते हैं। 38, ये अपडेटेड जो है स्थिति है, ये कह रहा है कि 2017 में जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट आया अपडेटेड, उस पर क्या क्या सही है क्या क्या गलत है ये देखिए। एनआरआईज को प्रॉक्सी वोटिंग अनुमेय है, परमिटेड है, जो 2017 में लोकसभा से पास हुआ परंतु चुनाव नहीं लड़ेगा। कौन? एनआरआई वोट दे सकता है। प्रॉक्सी वोटिंग का क्या मतलब है कि आपको फिजिकली वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है चुनाव स्थल पे, क्योंकि आप दूसरे देश में रह रहे हैं, कहीं और है, तो वहीं से जो है आप प्रॉक्सी वोटिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन की सुविधा जो है अभी मिली नहीं है, लेकिन ये प्रोविज़न दिया जा रहा है। और ये जो आरवीएम आ रहा है, रिमोट वोटिंग मशीन, ईवीएम के वास्ट वर्जन, उससे ये आसान हो जाएगा प्रॉक्सी वोटिंग, कहीं बैठे बैठे रिमोट से अपना जो है वोट दे देगा।
और बड़ी ताज्जुब की बात है कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि 30 करोड़ वोटर जो है उस श्रेणी में, बताइए इतना बहुत बड़ा चंक है। तो ये ठीक है, व्यक्ति पुलिस कस्टडी या जेल में होने के बावजूद चुनाव हेतु नामांकन कर सकता है। बड़ा अजीब लग रहा होगा कि पुलिस पकड़ के ले गई फिर भी चुनाव लड़ सकता है। ये बात सही है। एनआरआई चुनाव नहीं लड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा भाई, सिर्फ वोट डाल सकता है, वो भी प्रॉक्सी। प्रॉक्सी वोटिंग का मतलब होता है कि आपके जगह पे कोई और वोट डाल देगा, आप लिख के भेजेंगे उसके हिसाब से, या आप अपना जो वोट पेपर बैलेट जिसे बोलते हैं वैसे कर सकता है। प्रॉक्सी वोटिंग का मतलब जो डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट तरीके से किया जाए। दूसरा कह रहा है कि व्यक्ति पुलिस कस्टडी या जेल में होने के बावजूद भी चुनाव का नामांकन कर सकता है यदि मतदाता सूची में उसका नाम है और भले ही वोटिंग राइट से प्रतिबंधित क्यों न हो गया हो, उसको वोट डालने का अधिकार किसी कारणवश छीन लिया गया हो, उसके बावजूद जेल में हो, वोटिंग राइट जेल छीन लिया, जेल में है, मतदाता सूची में अगर नाम है तो वो नामांकन एमपी एमएलए के लिए कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है यदि उम्मीदवार अपनी संपदा घोषित न करे तो डिस्क्वालीफाई होगा चुनाव लड़ने से। तो उसमें होता है डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आपके पास कितनी चल अचल संपत्ति है। अगर आप वो नहीं देते हैं तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो है चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी सही है। और उसके बाद कह रहा है कि इसमें से विकल्प चुनिए, केवल 4, 1, 3, 4, केवल 2, 3, केवल। तो ये आंसर इसका बेस्ट है, केवल 4। अब 4 में सभी सही है। ये ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके घुमा करके जो है इस चीज़ को रिफ्लेक्ट किया गया है। या ये अगला क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति के बारे में, एस्टिमेशन कमेटी इंग्लिश में बोलते हैं। सदन द्वारा प्रस्तावित व्यय की समीक्षा रिव्यू अनौपचारिक रूप से करने हेतु प्रतिवर्ष इसका गठन होता है। यह समिति प्रशासन में दक्षता मितव्ययिता का सुझाव देती है। इसके रिपोर्ट पर सदन में बहस नहीं होती किंतु ये वर्ष भर काम करती रहती है। ये प्राक्कलन समिति जो होती है इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। इसमें जानने लायक चीज़ें ये है कि जब भी कोई ऑडिट होता है, ऑडिट समझ रहे हैं क्या होता है? जो एक्सपेंडिचर सरकार बजट में देती है, जो भी एक्सपेंडिचर, उसका जो है ये प्राक्कलन समिति जो है उस पर रिव्यू करती है कि ये खर्च जो है सरकार जो प्रपोज की है वो नियमानुकूल है या नहीं, या उसकी उस सेक्टर में इतनी पैसे की ज़रूरत है या नहीं, ये सब चीज़ें वो देखती है। और फिर उसके बेसिस पे कुछ एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने की भी उसकी सुझाव देती है। और जो रिपोर्ट देती है उस पर सदन यानी हाउस, लोकसभा, राज्यसभा में उस पर बहस नहीं होता है। तो इस पर एक मेंस में क्वेश्चन मैं कहीं देख रहा था कि विभिन्न प्रकार की संसदीय समितियों का प्रभावी मूल्यांकन करें कि उनकी उपयोगिता कितनी, किस सीमा तक मौजूद है। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो ये सब आज की डेट में एक तरीके से औपचारिक कमेटी बन के रह गई है। इसका बहुत ज़्यादा प्रभावशीलता नहीं है, इफेक्टिवनेस नहीं है। आज की स्थिति ये ऐसी दिखाई पड़ रही है। तो खैर उसकी चर्चा हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसमें ये सभी सही है, केवल ये वाला केवल 4 उसमें सभी दिया हुआ है। 40वां देखिए, एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक बोलते हैं, सरकार को संचित निधि से धन निकालने की शक्ति देता है। तो संचित निधि किसको बोलते हैं? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया।
ये ध्यान रखिएगा भाई, संचित निधि, ये विधि लिख दिया है, निधि से धन निकालने को की शक्ति देता है। तो संचित निधि जो है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक तरीके से आप इसको समझ लीजिए कि ये सरकार का अकाउंट है, सरकार का बचत खाता कहिए या करंट अकाउंट कहिए। जैसे आप खाता खुलवाते हैं ना, वैसे ही सरकार भी तो अपना पैसा रखने के लिए खाता खुलवाएगी, तो उसके खाते का नाम है संचित निधि। आपके खाते का नाम है बचत खाता, चालू खाता। सरकार का खाते का नाम है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। ये भी बचत खाता और करंट अकाउंट चालू खाते की तरह ही होती है। और ये खाता कहाँ होता है, किस बैंक में होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। सरकार ने, सरकारी बैंक तो और भी हैं, लेकिन एसबीआई को नॉमिनेट कर रखा है, तो एसबीआई में इसका खाता होता है। और ये खाता जो सेंट्रलाइज्ड ऑपरेट होता है वो नागपुर में होता है। ठीक है, सेंट्रलाइज है पूरे देश का। सरकार का जितना रेवेन्यू, जितनी कमाई आती है वो सब इसी खाते में जमा होती है, एसबीआई नागपुर के यहाँ। पूरा हिसाब सेंट्रलाइज वहीं रखता है। पैसा तो आप कहीं भी जमा करा सकते हैं, बेतिया, मोतिहारी, सुगौली, कहीं भी, लेकिन सेंट्रलाइज एसबीआई नागपुर में होता है। तो उससे जो है पैसा निकालने की शक्ति देता है कौन? एप्रोप्रिएशन बिल। बजट पर चर्चा के बाद वोटिंग कराई जाती है, सरकार यह बिल सदन में प्रस्तुत करती है। यह एक प्रकार का धन विधेयक है जिसे राज्यसभा केवल 14 दिन रोक सकती है। निम्न कथनों में से किसी एक का चयन करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको ध्यान से देखिएगा। तो संचित निधि से धन निकालने की शक्ति देता है। बजट पर चर्चा के बाद, वोटिंग के बाद सरकार यह बिल जो है सदन में प्रस्तुत करती है। क्योंकि जो बजट प्रस्तुत होता है वो हाथों हाथ 2-4-5 दिन में पास नहीं हो जाता, उसमें टाइम लगता है। टाइम क्यों लगता है कि सरकार के 45 मंत्रालय हैं, तो सबको भेजती है ना कि भाई तुझे 100 रुपया दिया, तेरे को, जैसे परिवार के 10 बच्चे हैं तो सबको दिया कि भाई तेरे को 2 रुपया, तेरे को 4 रुपया। अब बाद में तुम लोग बताना कि इतने से काम होगा कि क्या करना है। तो इसीलिए वो प्रक्रिया 2 महीना 3 महीना चल जाती है। तो उस प्रक्रिया 2-3 महीने चलने के दौरान सरकार का खर्चा तो रुकेगा नहीं 1 अप्रैल के बाद। तो जब तक बजट पास नहीं हो जाता तब तक के लिए ये इस एप्रोप्रिएशन बिल पेश कर देती है सदन में, और उसके थ्रू जो है धन कंसोलिडेट फंड से, खाते से पैसा निकाल के 3 महीना 2 महीना का जो खर्चा चलाती है सरकार, ये है। तो ये कह रहा है कि एक प्रकार का धन विधेयक है जिसे राज्यसभा केवल 14 दिन रोक सकती है। ये बात तो क्वेश्चन में है और ये सही है। ये भी याद रखिएगा कि एप्रोप्रिएशन बिल एक तरीके से मनी बिल है। आएगा कि क्या एप्रोप्रिएशन बिल मनी बिल है? तो इसका जो है आंसर ये है। 14 दिन उस बिल को रोकने की पावर राज्यसभा को, इससे ज़्यादा दिन वो नहीं रोक सकती। 15वां दिन अपने आप उसे डिम्ड मान लिया जाता है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन से कथन का चयन करिए जो सही है कि लोकसभा में पेश किया जाता है। कौन? एप्रोप्रिएशन बिल, ये सही बात है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 114 में है, ये भी सही बात है। और संचित निवेश या विनियोग ही पूंजी है, ये सही बात है। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका सही आंसर है। तो इसमें जो लूप होल है वो मैंने आपको बताया। लूप होल को ठीक से समझ लीजिएगा कि विनियोग विधेयक क्या है, कितने दिन के लिए सरकार इसके थ्रू पैसा निकालती है, और बजट पे चर्चा के बाद जो है ये एक प्रकार से धन विधेयक है, मनी बिल इंग्लिश में। राज्यसभा में पेश नहीं होता है, सीधे लोकसभा में होता है, राज्यसभा को भेजा जाता है, जो 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकती। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई। इसमें 4 क्वेश्चन बना देगा बीपीएससी वाला। थोड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, यूपीएससी के लेवल का है। अदरवाइज इसमें 4-5 क्वेश्चन छुपे हुए हैं धीरे धीरे, तो वो आप जान लीजिए, परसों आपके कहीं काम आ जाएगा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 114 में है। संचित निवेश या विनियोग, एप्रोप्रिएशन ही कैपिटल है, पूंजी है। तो इसमें देखिए 5-6 क्वेश्चन छिपा हुआ है, तो आप कृपा करके समझ जाइए ठीक से और रिफ्रेश कर लीजिए। 48 घंटे बाद आपका जो है परीक्षण शुरू हो जाएगा बीपीएससी का है।
तो ऐसे पढ़िएगा तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा दावा है। 41 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विधान परिषद किन किन राज्यों में है। ये गलत हो गया, कर्नाटक होगा नहीं। तो यूपी, आंध्रा, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक, ये स्टेट में ये है, ये बात सही है। इसका आंसर ये है। ये इसमें सिर्फ इंफॉर्मेटिव है कि विधान परिषद कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ नहीं है। तो ये वाला आंसर जो है इसका सही है। फोर्टी टू पे आइए। राज्यपाल महोदय के ऊपर लेकर के जो है ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि राज्यपाल के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। राज्यपाल को अध्यादेश बनाने की शक्ति 3 मामलों में राष्ट्रपति की सहमति पर निर्भर है। वो 3 मामले कौन कौन से हैं ये इसमें नहीं दिया है। यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है, इसका प्रयोग मंत्रियों की सलाह पर होगी। ये भी सही है कि ऑर्डिनेंस जानते हैं क्या होता है? पहले ये तो आपको मालूम ही होगा, फिर भी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अध्यादेश को इंग्लिश में ऑर्डिनेंस बोलते हैं, और अध्यादेश बनाने का मतलब होता है कि जब सरकार का सदन यानी हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली 12 महीना थोड़ा ना काम करती है, साल में 3 सेशन बुलाए जाते हैं। तो वो 2 सेशन के बीच का जो पीरियड होता है जिसमें सेशन नहीं चल रहा होता, उस पीरियड में अगर कोई कानून की नितांत आवश्यकता है तो मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा उस विषय पर एक कानून के रूप में अध्यादेश जारी कर दिया जाता है, और उसका प्रभाव और उसका असर सिर्फ सिंपली जैसे कानून का होता है बना हुआ, पास किया हुआ, सेम तरीके से उसका भी जो है प्रभाव इफेक्टिवनेस होती है। तो उसको बोलते हैं अध्यादेश। और उसकी वैलिडिटी जो है 6 महीने लोकसभा के केस में और 3 महीने जो है विधानसभा के केस में है। ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राज्यपाल जब चाहे अध्यादेश जारी कर दें ऐसा नहीं होता है। उनके जो मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद समूह जो होता है, वो जो है क्या बोलते हैं, उनके कहने पे उस पर अध्यादेश जारी करते हैं। ये भी सही है। अध्यादेश की वैधता 6 सप्ताह ही होगी। 6 सप्ताह के बाद जो है उसका इम्पोर्टेंस जो है समाप्त हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। राज्यपाल वस्तुतः संघ का एजेंट होता है, ऐसा नहीं है। तो इसमें 1, 2, 3 सही है और 4 जो है गलत है। ये राज्यपाल संघ का एजेंट जो शब्द लिखा है ये एक तरीके से सरकास्टिक है, और उसको क्या बोलना चाहिए, टॉन्टिंग वे में है। लोग या मीडिया प्रचलन में अखबारों में छापती रहती है, आप उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अखबार अक्सर छापता है कि राज्यपाल जो है संघ का, भारत सरकार का या राष्ट्रपति के तरफ से उनके एजेंट के रूप में लगता है काम कर रहा है। प्रैक्टिकली भले कर रहा हो, लेकिन आप जो है प्रैक्टिकलिटी पे मत जाइएगा, जो नियम कायदे है उस पर रहिएगा। तो ये जो है संघ का एजेंट होता है, अखबार वाले कहते हैं, लेकिन ये कागजों में ऐसा नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि मिस्टर एक्स जो है फलानमा का चमचा है, साइकोफेंट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो इसका मतलब थोड़ा ना है कि तो ये सब चीज़ें जो है व्यंग में है, सरकास्टिक वे में है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि सब अखबार वाला लिखा था, बड़ा बड़ा हेडिंग दिया था कि बिहार का राज्यपाल संघ का एजेंट है, तो व्यंग है वो। तो इसमें ये चीज़ गलत है, बाकी सही है। तो अध्यादेश क्या है, कैसे राज्यपाल बनाते हैं, कितनी वैलिडिटी होती है, और एक चीज़ इसमें ये भी है कि क्या उस अध्यादेश को दोबारा 6 सप्ताह बाद रिन्यू कर सकते हैं, ये भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो रिन्यू जो है कर सकते हैं, मना ही नहीं है, लेकिन प्रजातांत्रिक मूल्य व्यवस्था के तहत उसको पुनः प्रख्यापित यानी रिन्यू नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे भी राज्यपाल हैं देश में जिन्होंने
बार बार उसको रीन्यू करते करते 13 साल तक भी चला है। ऐसे भी अध्यादेश हैं देश में, एक आता है अपवाद स्वरूप। तो वो अपवाद है, वो मिसयूज ऑफ पावर है और कुछ नहीं है। आपको वो मिसयूज ऑफ पावर पे नहीं जाना है जो मीडिया वाले पढ़ाते हैं, नहीं तो बंटा धार हो जाएगा। अब मीडिया वाला सब यहीं से पढ़ा लिख देता है, अरे गलत हुआ अध्यादेश 6 सप्ताह के बाद 6 साल से चल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये है वो गलत आपके तर्क से हो सकता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम के हिसाब से वो ठीक नहीं है। लेकिन आपको वैसे नहीं ना पढ़ना है अखबार वाले के एजेंट की तरह। आपको तो जो नियम कायदे में लिखा है वो पढ़ना है। तो नियम में कहीं मनाही नहीं है, उनकी पावर है, यूज कर रहे हैं, अब तुम चिल्लाते रहो। इसीलिए अखबार पढ़ के कंफ्यूज होते हैं आप उसकी मूल भावना को नहीं समझ पाते हैं, और फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। और आप कहते हैं साहब अखबार वाला लिखा था, द हिंदू भी लिखा था, ये देश का बढ़िया अखबार वाला। अरे भाई, तो वो तो अपने वैल्यू, अपना विचार लिखा था, उसने थोड़ा ना लिखा था कि कानूनी रूप से ऐसी मनाही है और नहीं करना चाहिए। वो लिखा था कि भाई डेमोक्रेटिक वैल्यू के खिलाफ है, ऐसा करने से मज़ा नहीं आएगा, इसलिए उसको लिखा था। तो ये सब थोड़ा सा फर्क आप समझ लीजिएगा कि प्रैक्टिकलिटी में जो चीज़ें हैं, जो मीडिया वाला छापता है वो अलग है, और नियम क्या कहता है वो अलग है। तो आपको नियमों के हिसाब से जो है उसका चुनाव करना है आंसर का। अब देखिए आ गया, ये भी राज्यपाल से रिलेटेड है। राष्ट्रपति शासन लागू करना जो देश में अब तो बंद हो गया है पिछले मोदी जी के आने के बाद, अदरवाइज उससे पहले जो है काफ़ी मिसयूज होता था ये। एक रमेश भंडारी हुआ करते थे यूपी के राज्यपाल, उन्होंने एक दिन के लिए वो जगदम्बिका पाल को बुला के चीफ मिनिस्टर बना दिया था। तो एक दिन बाद फिर सरकार गिर गई उनकी। तो आर्टिकल 356 के बारे में क्या है कि यह राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लागू करता है, बशर्ते कि मंत्रिपरिषद उस राज्य को ऐसा करने हेतु संस्तुति दे। तो देखने में तो बड़ा प्यारा लग रहा है ये कि हाँ भाई, लेकिन आप ठीक से समझिए कि राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लागू करता है बशर्ते कि मंत्रिपरिषद उस राज्य के ऐसा करने हेतु संस्तुति दे। ऐसा है क्या? नहीं है। कई बार मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है क्योंकि उसके पास विश्वास मत प्राप्त करने के लिए संख्या बल नहीं होता है, ऐसा होता है। लेकिन मंत्रिपरिषद कहे कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए साहब, और उसके कहने से वो काम करें, ये जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। ठीक है, ये उनका अपना डिस्क्रिप्शन है, वो जो चाहे करें, लेकिन उनकी सलाह पे ऐसा करने की रिकमेंडेशन दे, ये सलाह वाली बात जो है संस्तुति दे, ये ऐसा नहीं है। इसका प्रयोग राजनीतिक लाभ प्राप्ति हेतु किया जाता रहा है, जैसे रमेश भंडारी साहब का हमने उदाहरण दिया आपको, और भी तमाम उदाहरण है। विपक्षी दल की सरकार बनने जा रही हो, अगर केंद्र के विपक्षी पार्टी की सरकार उस स्टेट में, तो ये सब घपले किए जाते थे। तो इसका प्रयोग राजनीतिक लाभ हेतु किया जाता है, ये बात सही है। होता क्या है कि ये राज्यपाल महोदय हैं और ये कई पार्टियां हैं, सपोज इसको 100 MLA है, इसके पास 80 है, इसके पास 75 ही है। तो देखिए तरीका तो ये है कि भाई जिसके पास ज़्यादा उसको बुलाइए। अब संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि किसको बुलाएगा, हर चीज़ नहीं लिखी जा सकती ना। 180 देशों का तो अध्ययन करके संविधान बना, तो उसमें कितनी बातें लिखी जाएगी, तो कुछ बातें रह गई, तो कुछ बातें जो रह गई उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया जाएगा। तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि सबसे बड़े दल को बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। तो गवर्नर की मर्जी है, इनको बुलाएं 80 या 75 या 100, किसी को बुला लें। अब होता क्या है कि सपोज 80 वाले को बुला लिया, तो बाकी टूट टूट के इसमें चले जाते हैं। तो आज भले ही 80 है, जब वो बस फ्लोर पे मतदान होता है, तो ये सब सेटिंग करके ये लोग जो है इधर से पार्टी छोड़ के इधर आ जाते हैं, अब वोट इसके पक्ष में दे देते हैं।
अनैतिक है लेकिन अवैध नहीं है ना। तो राजनीतिक लाभ हेतु किया जाता है, ये सही बात है। इसके लागू होने पर कार्यपालिका का नियंत्रण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये बात भी सही है। अब इसका मतलब क्या है ये जानना जरूरी है। कार्यपालिका का नियंत्रण राष्ट्रपति द्वारा, कौन सी कार्यपालिका का? उस राज्य की कार्यपालिका का, और राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये सिंबॉलिक है। बाकी तो गवर्नर के थ्रू नौकरशाही राज्य को शासन व्यवस्था सब चीज़ें चलाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बात सही है कि लागू होने पर कार्यपालिका का नियंत्रण तकनीकी रूप से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जबकि प्रैक्टिकली में तो वो गवर्नर और उसके नीचे ब्यूरोक्रेट्स। लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि टेक्निकली तो कहा जाता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, मतलब राष्ट्रपति के नियंत्रण में डायरेक्ट जो है काम हो रहा है। यह संघीय परिकल्पना के विरुद्ध कार्य करता है, ये बात सही है, क्योंकि संघीय परिकल्पना क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का विभाजन, अलग अलग किसकी पावर क्या है, स्टेट लिस्ट पे क्या है, समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट पे क्या है। तो दोनों की जो इम्पोर्टेंस है, दोनों के एक दूसरे के काम में छेड़खानी नहीं करना, इंटरफेरेंस नहीं करना है, उस मोटिव के खिलाफ है, क्योंकि आप उस राज्य की सत्ता को इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए करवाते हैं क्योंकि वहाँ पे आपकी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। तो आप जो है भेदभाव करके ऐसा काम करते हैं। तो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हम लोग पढ़ते हैं, उसमें कहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रहता है? ये परिकल्पना के विरुद्ध चला जाता है ना। आपकी हमारी चीज़ अलग अलग है, फिर भी आप हमको दबा रहे हैं कमज़ोर समझ के। एक भाई दूसरे भाई को दबा रहा है और कहता है तू तो भाई है यार, तेरे को कहाँ दबा रहा हूँ मैं। लेकिन वो ऐसे आप जो उसके ऊपर थोप देते हैं राष्ट्रपति शासन, फिर आप कहते हैं कि साहब संघ है, हम लोग संग रहेंगे, फेडरल सिस्टम में रहेंगे। तो इसका आंसर आगे दिया होगा, केवल 2 3 4, एक तो गलत ही था, तो ये इसका आंसर होगा। आपको राज्यपाल और संघ का विधायिका कार्यपालिका को हम रिफ्रेश कर रहे हैं, और परसों आप देखिएगा इसमें से कितने क्वेश्चन आए होंगे, मैं आपको बता देता हूँ आज ही। कम से कम पॉलिटी के 3 सवाल, इतने 3-4 क्वेश्चन आएंगे, ये मैं दावा करता हूँ। आप परसों इस समय तक तो एग्जाम खत्म हो रहा होगा, आप देखिएगा 44वां। पूरा राज्यपाल जो है आपका फ्रेश हो जाएगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति के पीछे जो आधार है उन पर विचार करिए। लफड़ा यह है ना कि इस तरीके से आप पढ़ते नहीं हैं, काउंटर मैकेनिज्म जो है पढ़ाई का वो नहीं है, आप सीधा सीधा पढ़ते हैं। हम जो है आपको उल्टा पढ़ाते हैं। पानी की और हवा के अनुकूल दौड़ना और चलना तो बहुत आसान है, अगर हिम्मत है तो पानी और हवा के विपरीत दिशाओं में तो बह के दिखाइए। क्यों? तो जब आपको हम सिखा देंगे पानी और हवा के विपरीत दिशाओं में कैसे बहेंगे आप, तब आपका प्रवाह जो है, आप अपना प्रवाह खुद तय करेंगे। चाहे कितना भी तेज स्पीड वेलोसिटी से पानी हो चाहे हवा हो, मज़ा तो उसी में है। जब आप उसके प्रतिकूल दिशाओं में चलना सीख जाएंगे तो आपको कोई डर भय नहीं रहेगा, अब फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते हैं जिससे आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो और उस चैप्टर की समझ और पकड़ मजबूत हो। आप सारे सेंटेंस देखिए ऐसे ही है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के पीछे जो है क्या आधार है, ये देखिए। 35 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति जो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही बात है, एज ध्यान रखिएगा। वह दोबारा भी राज्यपाल बन सकता है एवं राष्ट्रपति द्वारा राज्य की व्यवस्थापिका से पारित महाभियोग प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पदच्युत किया जा सकता है। ये गलत है, क्योंकि महाभियोग का प्रस्ताव जो है राज्यपाल के लिए लागू नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति जब चाहे उठा के भग यहाँ से, उसको
2 मिनट में एक चिट्ठी भेज के कहेंगे आ जाओ यहीं। लेकिन दोबारा राज्यपाल बन सकता है, ये बात सही है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा राज्य की व्यवस्थापिका से पारित महाभियोग प्राप्त होने पर पदच्युत किया जा सकता है, ये बात गलत है। इसके लिए इम्पीचमेंट महाभियोग जरूरी नहीं है, वो राष्ट्रपति के लिए जरूरी होता है। और दोबारा भी राज्यपाल बन सकता है, और दोबारा बनने के लिए उसका पिछला कार्यकाल जो है संतोषजनक हो, ये जरूरी नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर वो पिछला कार्यकाल अगर संतोषजनक नहीं है तो उसको दोबारा राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। आप कहेंगे बात तो सही है, जब इसका काम ही संतोषजनक नहीं है तो इसको क्यों, लेकिन ऐसा कानून में, संविधान में मना ही नहीं है। फिर अगेन वहीं आ गया, मीडिया वाला छापेगा कि भ्रष्टाचार के शिकार राज्यपाल को पुनः राज्यपाल बना दिया गया, जो कि गलत है। अब आप हेडिंग पढ़ के आप मस्त हो गए, ये बात तो सही है कि इनका कार्यकाल बड़ा बेईमानी वाला रहा है, बड़ा असंतोषजनक रहा है, फिर भी आप सोचेंगे कि हाँ इसको क्यों बनाया गया, गलत है। गलत कुछ नहीं है, गलत आपका अपना हमारा अंदाज है, कानूनन गलत नहीं है। तो जो आप आंसर डिराइव करेंगे वो कानूनन देखेंगे ना, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि उसको नहीं बनाया जाएगा पिछला कार्यकाल संतोषजनक नहीं होने पे। तो दोबारा बन सकता है, मैंने उसके आगे की चीज़ इसमें बताई, और ये महाभियोग वाली बात गलत है, तो ये हो गया गलत, ये सही था। तीसरा देखिए, संघ सरकार राज्यों पर नियंत्रण रखती है तथा फेडरल ढांचा को बनाए रखती है, ये बात सही है। थोड़ा बहुत तो टसल चलता ही रहता है राज्य और केंद्र के बीच, लेकिन राज्यों पर नियंत्रण रखती है। कैसे रखती है? एक तो सबसे पहला नियंत्रण रखती है कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी को वहाँ पोस्ट कर देती है। IAS IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो 3 सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विस में मानी जाती है, तो ये 3 महोदय को तो पहले कहाँ पोस्टिंग करती है, कौन कौन राज्य मिला जाइए वहाँ। तो ये अपने आप को IAS IPS और एक होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जंगल वाला IFOS, ये 3 महानुभाव की पदस्थापना आपके राज्य में कर देती है, और ये लोगों को हेड बना दिया जाता है प्रमोट करके। तो पहला नियंत्रण तो ऐसे रखती है। राज्य अगर चाहे भी कि उस राज्य के IAS IPS और IFOS को वापस भेज दें, तो बिना संघ की सहमति के नहीं भेज सकते। एक बार तमिलनाडु के, या हाँ तमिलनाडु का ही केस है, IPS कोई अफसर को भेज दिया दिल्ली स्पेयर करके, सरकार ने कहा इसे रखो वहीं, जहाँ पोस्ट करना है पोस्ट करो और अपनी औकात में रहो। तो आप IAS IPS IFS को, IFOS लिखते हैं, चूँकि IFS में फॉरेन सर्विस भी हो जाता है, तो फॉरेस्ट वाले के लिए वो लगा देती है सरकार। तो आपको जो है राज्य सरकार इन तीनों को वापस संघ के क्षेत्र में नहीं भेज सकती जब तक उसकी सहमति ना हो, और संघ जब चाहे तो उसको बुला सकता है वापस, कहेगा हमारा आदमी है भेज दीजिए। तो एक बार ममता बनर्जी ने नहीं भेजा, नहीं भेजेंगे, तो उस पर बवाल हुआ कि नहीं आप कानूनन नहीं रोक सकती। तो राज्य के अधीन होते हुए भी आप राज्य के अधीन नहीं हैं। कैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट IAS IPS IFS को सस्पेंड जो है नहीं कर सकती, रिकमेंड कर सकते हैं कि इसको सस्पेंड करिए, खुद सस्पेंशन को पावर नहीं है उसको, समझ गए। आपको वापस लुक बैक नहीं कर सकती कि जाओ यहाँ से भागो, ठीक है। तीसरा, इसके विरुद्ध DAR की रिकमेंडेशन कर सकती है, खुद नहीं साइन करके आपको चार्जशीट दे सकती है। चौथा, वेटिंग फॉर ड्यूटी रख सकती है, या कम महत्वपूर्ण पदों पे तैनाती कर सकती है, बस। तो अब आप बताइए कि वो किसका आदमी हुआ, संघ का। तो आपको ऐसे बताया कोई तब न समझ में आएगा कि सरकार, संघ सरकार राज्यों पर नियंत्रण रखती है, पूरा कंट्रोल है उसका। अगर आप देखें तो 100% कंट्रोल है उसका। टसल जो हुआ है उसका मैंने उदाहरण दिया कि भेजा वापस
संघ सरकार कह रही है उसको भेजो, राज्य कह रहा मैं नहीं भेजूंगा, दोबारा उसने बोला भेज जल्दी। तो ये सब प्रॉब्लम्स तो रहेगी भाई। तो ये जो है नियंत्रण वाली बात सही है, परिसंघीय ढांचा को बनाए रखती है। आपके विषय में, राज्य सूची के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहती, तो एक्सेप्शंस अलग है। और बाकी समवर्ती सूची पे भी आप कानून बनाइए, अपने चलाइए, बशर्ते कि कुछ उसके हितों का वायलेशन ना हो रहा हो संघ के। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। चौथा कह रहा है कि वो प्रत्यक्ष मत द्वारा यदि निर्वाचित होगा तो मुख्यमंत्री के साथ संघर्ष की स्थिति उभर सकती है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कह रहा है कि अगर ये प्रत्यक्ष डायरेक्ट वोटिंग होगा, जैसे आप MP MLA का चुनाव करते हैं, तो मुख्यमंत्री के साथ टसल की स्थिति हो सकती है। इसलिए क्योंकि दोनों जो है जनता के द्वारा निर्वाचित होंगे, तो वो चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ है। इसीलिए उसको जो है निर्वाचित विधि से नहीं रखने का प्रावधान है, क्योंकि दोनों सत्ता के अपने अपने स्तंभ हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। हो गया हम तुमसे कम है, अभी वो कम इसलिए है, उसकी बात मानता है कि उसे पता है कि भाई मैं तो जनता का आदमी हूँ नहीं, मैं तो राष्ट्रपति की कृपा पर हूँ। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। 2 नहीं होगा, वो महाभियोग के चक्कर में, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए सर्वोच्च न्यायालय, जो एकदम चर्चा में रहता है इस समय। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए। कह रहा है कि यह संविधान का संरक्षक है, संविधान का गार्जियन है। ये बात सही है। संविधान का संरक्षक परिसंघीय न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय है, जिसकी अधिकारिता भारतीय राज्यों के सभी न्यायालयों में आबद्ध है। बात सही है। इसके डिसीजंस को एज ए रेफरेंस के तौर पे लोअर कोर्ट यूज करती है, और एक तरीके से लैंडमार्क माना जाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो वो डिसीजन जो है इन प्रिंसिपल जो है अप्लाई होना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो सरकार उससे रिलेटेड कानून बनाए, लेकिन उसका रेफरेंस की तरह यूज होता है, उसको एज ए लॉ ट्रीट किया जाता है। तो संरक्षक है क्योंकि संविधान की मूल भावना के खिलाफ अगर आप कुछ करते हैं तो खड़ा हो जाता है, गए खबरदार। गार्जियन है, प्रहरी है, वॉच डॉग जिसे कहते हैं। परिसंघीय न्यायालय और अपीलीय न्यायालय भी है। परिसंघीय न्यायालय क्या मतलब हुआ कि वो स्टेट और सेंटर दोनों का न्यायालय है। अपने देश में केंद्र और राज्यों के लिए कॉमन न्यायालय हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अमेरिका में अलग अलग है, राज्य के लिए अलग कोर्ट है, संघ यूनियन के लिए अलग कोर्ट है। अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपीलीय न्यायालय भी है। अपील जब सब जगह लड़के थक जाते हैं तो अंत में सुप्रीम कोर्ट ही बचता है, उसके ऊपर कुछ है नहीं। अपीलीय है, और इसका ज्यूरिडिक्शन जो है पूरे इंडिया में है, सभी राज्यों पर आबद्ध कर है, कंपल्सन है। दूसरा कह रहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद कोई शासकीय लाभ के पद पर नियुक्त नहीं होगा जज, परंतु कुछ नियुक्तियां हुई हैं, संविधान में यह प्रतिषेध नहीं है। देखिए फिर आ गया वही बात, अखबार मीडिया ये सब का प्रोपेगेंडा आपको कंफ्यूज करता है। संविधान में प्रतिषेध नहीं है, लेकिन मीडिया का छापता है कि देखिए जज साहब के सेवानिवृत्ति के बाद फलाना आयोग का अध्यक्ष बनाया। गलत है। मात्र इस टाइप से हेडिंग डाल देगा कि सेवानिवृत्ति के बाद फलाना आयोग का अध्यक्ष बने मिस्टर JK शर्मा सुप्रीम कोर्ट के जज, ऐसे कुछ छाप देगा, जो कि गलत है। गलत कुछ नहीं है, संविधान मना करता नहीं है, तो आप क्या करिएगा। आपको लग रहा है, हमें भी लग रहा है कि हाँ गलत है, लेकिन संविधान में प्रतिषेध नहीं है। तो जब संविधान में प्रतिषेध नहीं है तो कुछ नियुक्तियां जो हुई है उसी के तहत हो गई ना। हालांकि बहुत दो चार ही है वो एक्सेप्शंस, जिनके रिटायरमेंट के बाद किसी लाभ के पद पर दिया गया। तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के प्रयोग की समीक्षा नहीं करेगा। ठीक है, अभी जो क्षमादान बिल्किस बानो के केस में राष्ट्रपति ने जो दिया था, सजा जो है कम लघुकरण कर दिया था, तो उस शक्ति के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट बोल नहीं सकता कि आप गलत किए हैं। वो सभी उसका
संविधानिक समीक्षा से परे है, अलग है। उस शक्ति का प्रयोग जब करते हैं राष्ट्रपति, तब सुप्रीम कोर्ट की बात जो है नहीं कर सकते। ये चेक एंड बैलेंस है। लेकिन वही कोई कानून है जिसको राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यार कानून ठीक नहीं है, इसके वजह से संविधान का मौलिक ढांचा का कहीं वायलेशन हो रहा है, इन दैट सिचुएशन ही कैन रेज हिज और हर वॉइस कि खबरदार, दिस इज नॉट एट पार ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट इज वायलेटिंग पैरा नंबर so and so of the article number so and so of the constitution. That's why it is not given enforcement. तो क्षमादान में नहीं कर सकता, बाकी में करता है, करते रहे। तो ये चीज़ आप वहाँ यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको ये कहा जाएगा कि भाई कौन कौन से उपबंधों प्रोविजंस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का राज्य संघ की कार्यपालिका पर नियंत्रण है, किस में नहीं है। तो ये हो गया। अगला कह रहा है कि रिट याचिका पर सुनवाई करेगा और इसे सलाह देने की शक्ति है और इसे मानना राष्ट्रपति द्वारा जरूरी नहीं है। तो ये भी जो है सही है। सलाह तो देता रहता है सुप्रीम कोर्ट जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है किसी मुद्दे पे। राष्ट्रपति को अगर लगता है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट के जज की, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह जरूरी है, कुछ मुद्दे हैं उस पर राष्ट्रपति उनसे सलाह लेता है, लेकिन उस सलाह को मानना राष्ट्रपति द्वारा जरूरी नहीं है। अगेन चेक एंड बैलेंस। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का संतुलन चेक एंड बैलेंस पर आधारित है। समीक्षा करें तो यही आंसर है उसका। मेंस के क्वेश्चन बन गया इस पे। तो रिट याचिका क्या होती है? कितने रिट होते हैं? 5। आप पढ़े होंगे ना मौलिक अधिकारों में, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, ये पढ़े हैं। तो जब आपका उसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो रिट याचिका आप अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ देते हैं? हाई कोर्ट में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में, और वो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। और जो सलाह मांगा गया राष्ट्रपति द्वारा, सलाह मिल गई लेकिन राष्ट्रपति द्वारा जरूरी नहीं है। तो ये जो है इसमें सारे सही हैं, 1 2 3 4। आगे का सवाल चलते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाइए और वहाँ क्लिक करिए और हमको आप अपने प्रीसा IAS ऐप पे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।